Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So we are doing module A और आज जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी द ब्रिटिश एरा। इंडियन इकोनॉमी जिस स्टेज पर आज है वो किन किन स्टेप्स या किन किन फेजेस से गुजर कर आई जो कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए जहां पर वो आज है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा है हमारा द ब्रिटिश एरा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Before we move ahead with the topic, I want to tell you that if you are preparing for JAB, we have prepared a document for you जिसमें आपको previous year questions, important topics जो examination point of view से हैं and MCQs, important MCQs so that you can practice. इन चीज़ों की हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जो कि आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा आपको इसका कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो थोड़ी सी डायरेक्शन उसमें मिल जाएगी, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, कितनी इंटेंसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस डेप्थ में आपको पढ़ना है। सो डू गिव इट अ ट्राई, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दो फेजेस रहेंगे इस चीज़ के। एक है द ब्रिटिश एरा, यानी कि जो प्री इंडिपेंडेंस का जो एरा है आपका, और फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 1947 से पहले और उसके बाद, इन दो भागों में ये डिवाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल इनके तीन तीन फेजेस रहेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश एरा के भी तीन फेजेस हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के भी तीन फेजेस हैं। आज हम करने वाले हैं कवर ब्रिटिश एरा को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस को। तो ये दोनों कनेक्टेड लेक्चर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे समझने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक वीडियो इससे पहले वाली और एक वीडियो जो आने वाली है 10 मिनट, ये डेफिनेटली देखो। चैप्टर 1 के बड़े सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ब्रिटिश एरा की, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1600 एडी एंड लास्टेड टिल 1947। तो फर्स्ट फेज जो है 1600 से लेकर 1757 एडी तक का था। इसमें द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस बाय प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, वो सिर्फ एंटर हुए थे इंडिया में ट्रेड के माध्यम से, कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कमर्शियल ट्रेड्स जो हैं वो करनी है। हम करते थे ना, पिछले लेक्चर का याद है ना, 33% ग्लोबल ट्रेड हम कर रहे थे। तो ये लोग भी आए थे कि भाई हमें तो सिर्फ ट्रेड करनी है। ठीक है, ट्रेड राइट्स के ऊपर हम बात करेंगे। और ट्रेड भी किन किन चीज़ की, स्पाइसेस हो गए, सिल्क, कॉटन, डाइस, बेसिकली वो चीज़ें जिनकी यूरोप में, ब्रिटेन में आवश्यकता थी। तो ये जो फर्स्ट फेज है इसमें कोई ज़्यादा, कहते हैं ना, मेजर चेंजेस नहीं आए। इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एन एरा, आप कह सकते हो। सेकेंड फेज जो है 1757 से लेकर 1857 एडी तक का, जिसमें कि बैटल ऑफ प्लासे जो है वो एक प्रोमिनेंट इवेंट था। फिर जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइट्स थे बहुत सारे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने लग गए। ये बेसिकली यहाँ पर आप ये कह सकते हो सेकंड फेज में एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाने लगा। और यहाँ से जो लूट की सिचुएशन है ना, जो लूटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ब्लैटेंट रॉबरी का जो फेज़ है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस फेज़ को दर्शाने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैटेंट रॉबरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी डिसऑनेस्ट हो गई थी, ट्रेड की जो माल प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी। क्या मतलब हुआ इन चीज़ों का? इन चीज़ों का मतलब ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक इंडिया का जो रिसोर्सेज थे, इंडिया में जो प्रोड्यूस गुड्स थे, इंडियन जो लोग थे, उन सबको दबाया जा रहा था, उनको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा था। और जो ट्रेजर्स इंडिया के थे उनको अलग अलग माध्यमों से ब्रिटेन में भेजना चालू कर दिया था। ठीक है जी, अब किसी के पास आप बाहर के इंसान को लाकर अपने घर के राइट्स दे दोगे, है ना, मिलिट्री पॉलिटिकल, तो ऑब्वियसली वो अपने हक का ज़्यादा सोचेंगे। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद इंडिया ऑल्सो इन द सेकेंड फेज, जिसमें कि लूटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन, इन सब चीज़ों को देखना पड़ा इंडिया को। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ के रिसोर्सेज, जो सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता है, कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सारे ट्रेजर्स थे वो उठाकर हम ब्रिटेन भेजने लग गए। एंड बाय हम आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उनके ऑफिशियल्स। ऐसे रूल्स बनाए जाने लगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ऐसे लाए गए, टैक्सेस इतने बढ़ाए गए, तो घपले जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए। ब्लैटेंट रॉबरी का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो गया। फिर आया क्राउन पीरियड। क्राउन पीरियड 1858 से 1947 तक चला।
और यहाँ पर इंटायरली जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, एंड ओवरऑल आप कह सकते हो ब्रिटेन के पास ही आ गया, क्योंकि अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर एक्सक्लूसिव कंट्रोल इंडिया का मिल गया। ठीक है, तो इंडिया का अब अपना कुछ नहीं रहा, अब पूरी की पूरी कंट्री जो है अंडर द ब्रिटिश क्राउन आ गई। यहाँ पर स्टार्ट हुई बहुत मेजर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। एक कंट्री की फाउंडेशन जो भी चीज़ें सेट करती हैं वो सारी की सारी चेंज करी गई। कैसे, वो हम देखते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इंडियन टेक्सटाइल्स की एंड हैंडीक्राफ्ट्स की। वो चीज़ें जो इंडिया का हेरिटेज थी, कल्चर को डिफाइन करती थी, उनको डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब जब हम किसी चीज़ को इकोनॉमिकली आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम उसको इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, हम इंडस्ट्रीज खड़े करते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड, ताकि उस सेक्टर को बूस्ट मिले। यहाँ पर उल्टा हुआ, इंडियन टेक्सटाइल्स को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया कि नहीं, ये तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बट ब्रिटेन के लिए नहीं है, तो इसीलिए इनको ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहली चीज़। दूसरी, वेल्थ ड्रेन हुआ, यूनिलेटरल मूवमेंट ऑफ मटीरियल वेल्थ। जो ट्रेजर्स थे इंडिया के, है ना, उनकी यूनिलेटरल वन साइडेड मूवमेंट जो है वो इंडिया से ब्रिटेन हुई। क्योंकि अगर एक्चुअल ट्रेड हो और कोई चीज़ फेयर हो तो वो डबल मूवमेंट होनी चाहिए, है ना, अगर उधर से आ रहा है तो इधर से भी कुछ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ वन साइड मूवमेंट थी, भर भर कर ट्रेजर्स जो है वो ब्रिटेन जा रहे थे। एजुकेशन जो कि कोर होती है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की, उसको भी वेस्टर्नाइज किया गया, उसको भी चेंज किया गया, अपने हिसाब से इंक्लूजन्स किए गए। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया गया। कमर्शलाइज मतलब उनको, इस एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ावा दिया गया, कमर्शलाइज किया गया कि और लोग आकर खरीदारी करें, एग्रीकल्चर को बेसिकली बूस्ट मिले इकोनॉमी में। लेकिन वो उन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा हुआ जहाँ पर पता है कि ये मटेरियल जो है वो ब्रिटेन में ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, राइट। तो एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन उन एरियाज में हुई जहाँ पर उनको पता था कि उनका बेनिफिट है। देन होम चार्जेस के नाम पर, होम चार्जेस क्या, अलग अलग टाइप के चार्जेस, इनके नाम पर अगेन मटेरियल वेल्थ को ब्रिटेन पहुंचाया गया। क्या क्या थे वो होम चार्जेस? डिविडेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के डिविडेंड देने हैं हमें तो, है ना, वो इंडियन ट्रेजर्स में से निकल के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से लोन लेकर, जो कि आप ही की कंट्री है, आप वहीं से लोन लेकर उसी को इंटरेस्ट देने के नाम पर इंडिया के ट्रेजर्स खाली कर रहे हो। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के नाम पर, गारंटीड इंटरेस्ट टू रेलवेज के नाम पर। रेलवेज एक लौती ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि थोड़ा बूस्ट उसको मिला और मेजरली डेवलप किया गया, लेकिन ये भी इसलिए किया गया क्योंकि रॉ मटेरियल्स, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, वो रॉ मटेरियल्स जो कि ज़रूरी थे ब्रिटेन के लिए, अ, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए रेलवेज को और बढ़ावा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया गया। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रेलवेज को डेवलप किया गया, इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं। और ऊपर से इसके ऊपर भी जो लोन लिया था इंटरेस्ट के नाम पर, रेलवेज को इंटरेस्ट देने के नाम पर, अगेन इंडिया से यहाँ पर भी पैसा लिया गया। तो आप अपने मतलब के लिए कोई चीज़ मतलब इस्टेब्लिश कर रहे हो और फंड्स जो है वो भी आप सामने वाले की पॉकेट से ही ले रहे हो, राइट। तो ये अगेन आप देख सकते हो कि किस तरह की माल प्रैक्टिसेस थी जो एग्जीक्यूट हुई। सैलरीज एंड रेमिटेंसेस के नाम पर तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मिलियन पाउंड्स जो है होम चार्जेस के नाम पर ब्रिटेन भेजे गए। So industrialization was also done for self-interest instead of national good, and railways again is a very good example for it. ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो इन 3 फेजेस में हुई। और ये फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। फैक्ट से ज़्यादा कुछ वर्ड्स हैं रिलेटेड जो यू हैव टू रिमेंबर, लाइक सेकंड फेज में ब्लैटेंट रॉबरी, है ना, ये आप याद रखोगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेल्थ ट्रेन एंड होम चार्जेस, ये क्राउन पीरियड से एसोसिएट करके आप याद रखोगे। अब इस पीरियड को हाईलाइट करने के लिए वी हैड फ्यू मेंशंस, ठीक है। तो फर्स्ट इज दादा भाई नरोजी ने जो दिया फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब उन्होंने लिखी और इसमें इन चीज़ों के बारे में बात करी। देन एडमंड बर्क ने इन द ईयर 1783 मैकेनिज्म्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो दिए। एंड फिलिप फ्रांसिस ने 1776 में स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन नाम की किताब जो है वो पब्लिश करी, जिसमें कि 4 ऐसी स्ट्रीम्स बताई गई थी जिसके थ्रू इकोनॉमिक ड्रेन जो है इंडिया से बहुत मेजर एक अमाउंट में हुआ। तो ये आपके जैब 2023 का क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो किसने किया था ये आप आंसर मुझे बताएंगे, इसका आप कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे आंसर देंगे। एंड
अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, ठीक है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। सो नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, सिंस वेरी लेस टाइम इज़ देयर, तो हम आपके लिए लेके आए हैं मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट्स हम कवर करेंगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि 10 to 20 मिनट्स की रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, आप अपनी कन्वीनियंस पे उनको कभी भी देख सकते हैं। देन वील हैव लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स वील प्रोवाइड एंड टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अगर आपको इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है, और आपको और कोई कोर्स भी एक्सप्लोर करना है, तो आप edutap.in पर जाकर जैब्स सेक्शन में जाकर बहुत सारे कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं, उनके ब्रोशर्स वहाँ पर दिए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड यू कैन सिलेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस। इसके अलावा यू कैन अवेल अ 75% ऑफ डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड JAB75, right? So this is all for today's session. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.